So अब हम poem की तरफ बढ़ेंगे and in its first stanza the poet says it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding. Upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि तुम एक पेड़ को अगर मार रहे हो, काट रहे हो, तो एक बारी में तुम उसको नहीं मार सकते, क्योंकि in order to kill a tree, it takes a lot of time. और एक नाइफ के एक ही जैब से, जैब मीन्स कि तुम अचानक ही ऐसे पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हो, तो उस एक जैब से, उस नाइफ की एक जैब से वो पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि एक पेड़ को मारने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है. और क्योंकि वो जो पेड़ है वो ग्रो भी धीरे धीरे हुआ है. इट हैज ग्रोन कंज्यूमिंग द अर्थ को कंज्यूम करने का मतलब यानी कि अर्थ से उसने अलग अलग मिनरल्स लिए हैं, वाटर लिया है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रो किया है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. हम लोगों को पता है कि जो ये अर्थ होती है इसकी 3 लेयर्स होती है, राइट? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जिसमें से जो ऊपर वाली लेयर है सबसे, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. और जो पेड़ की जो जड़ें होते हैं, रूट्स होते हैं, वो भी इसी क्रस्ट में होते हैं. तो यहाँ पे फीडिंग अपॉन इस क्रस्ट का मतलब ये है कि ये जो पेड़ है इसने इसी क्रस्ट के अंदर इसके रूट्स है, जहाँ से इसने अपने मिनरल्स जो भी इसको ग़िज़ायात चाहिए थी बढ़ने के लिए, वो इसी क्रस्ट से हासिल की है. और इट हैज़ अब्सॉर्ब्ड ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. बहुत सालों तक, जब तक ये बड़ा हो रहा था ये पेड़, तब तक इसे बहुत सी सनलाइट एब्जॉर्ब की है, एयर एब्जॉर्ब की है, वाटर एब्जॉर्ब की है. तो इसको बढ़ने में बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है. और ये आपके नाइफ की एक जैब से नहीं कटेगा. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. यहाँ पे जो ये टर्म लेप्रस हाइड यूज की गई है, लेप्रस हाइड से यहाँ पे शायर का मतलब है बार्क ऑफ ट्री. अब बार्क ऑफ ट्री ही क्यों? क्योंकि जो ये लेप्रस है, ये वर्ड निकला है एक स्किन डिजीज से जिसका नाम है लेप्रेसी. लेप्रेसी एक ऐसी स्किन डिजीज है जिसमें स्किन में छोटे छोटे या अलग अलग साइज के पैचेस पड़ जाते हैं, जिनके कलर्स डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे इसको लेप्रेस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो एक ट्री का बार्क होता है वो थ्रू आउट एक ही कलर का नहीं होता. कहीं पे डार्क ग्रीन होगा, कहीं पे लाइट ग्रीन, कहीं पे ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन. तो इसीलिए यहाँ पे इसको लेप्रेस कहा गया. हाइड इसलिए क्योंकि जो पेड़ का एक तना होता है वो उसी बार्क से ढका हुआ होता है, उसी से हिडन होता है. तो इसीलिए यहाँ पे बार्क ऑफ ट्री को लेप्रेस हाइड करके कहा गया है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रेस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. और इसका जो ये तना है, इसका जो ये बार्क है, वहाँ से लीव्स स्प्राउट करते हैं. अब नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. यानी तुम काटो पेड़ को, हैक यानी कि रफली कट करना और चॉप यानी कि पीसेस में कट करना. तो तुम इस पेड़ को हैक और चॉप करो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी हम एक ट्री को चॉप करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो वापस ग्रो हो जाएगा. अगर हम उसको सबसे बहुत नीचे भी काटें लेकिन जड़ें उधर ही रहे, तो थोड़े टाइम बाद अगर हम उसको ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ें, तो थोड़े टाइम बाद वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप से हमने उसको पहले काटा था. तो पॉइंट कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं है. इट विल ओनली क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ पेन इन द ट्री. यहाँ पे ट्री को पर्सोनिफाई भी किया गया है. यहाँ पे जो राइटर है, he also means कि जो भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स ही क्यों ना हो, सबको पेन फील होता है, सबको दर्द होता है, बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स. एंड यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर उनको थोड़ा सा पेन होगा भी तो उससे कुछ नहीं होगा. द पेन विल हील, ऑल्सो द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ब्लीडिंग बार्क का यहाँ पे मतलब है जो एक ट्री का बार्क होता है, जब हम उसको कट करते हैं तो वहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बार्क है इस ट्री का, अगर हमने इस ट्री के बार्क को कट किया, फॉर एग्जाम्पल बाय द हेल्प ऑफ एन एक्स, हमने अगर इसको कट किया तो हम देखते हैं यूजुअली यहाँ से एक सैप निकलता है, एक लिक्विड निकलता है इस बार्क से. तो उसी को यहाँ पे यूज किया गया, उसके लिए वर्ड ब्लीडिंग बार्क, यानी कि वो जो बार्क है वो ब्लीड कर रहा है. और यहाँ पे ये कहा गया कि अगर वो बार्क ब्लीड कर भी रहा है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होगा. थोड़े टाइम तक ब्लीड करेगा, थोड़े टाइम तक उस पेड़ को पेन होगा, और उसके बाद वो खुद हील होता जाएगा. फिर से धीरे धीरे
नई शाखें निकलेंगी और वो पेड़ वापस उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में वो पहले था। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। तो इसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट बोलते हैं, अभी तक ये बोल रहे थे कि अगर आप इसको चॉप करेंगे, हैक करेंगे या कट करने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अब हमें पॉइंट कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, हमें वो स्टेप्स दे रहे हैं कि अब अगर आपको एक ट्री को सच में मारना है तो आप कैसे मारोगे। यहाँ पे वो हमें ये इसलिए नहीं बोल रहे कि हम लोग को गाइड कर रहे हैं कि तुम लोग को पेड़ों को मारना है तो ऐसे मारो, बल्कि वो हमें कुछ इस तरह बोल रहे हैं, ऐसी वर्डिंग यूज करके बोल रहे हैं ताकि हम लोग इमोशनल हो जाएं, हम लोग को ये एहसास हो कि नहीं, हम लोग जो पेड़ों को बिला वजह मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो हम गलत कर रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे कहते हैं द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी कि इस पेड़ की जो रूट्स है, तुम्हें उन रूट्स को उखाड़ना है, तुम्हें उनको अपरूट करना है, बाहर निकालना है उस अर्थ से जिससे उनको जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक जो ट्री है वो स्टैंड कर पा रहा है, उन रूट्स को तुम्हें जड़ से उखाड़ना है। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। और तुम्हें ये जो पेड़ है इसके तने को तुम रस्सियों से बांधो, उन रस्सियों को खींचो और फिर इस पेड़ को गिराओ और pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed। और तुम या फिर इस ट्री को सीधे ही जड़ से उखाड़ो, और यहाँ पे एक और टर्म यूज की गई है, अर्थ केव। अर्थ केव का यहाँ पे मतलब है कि जब हम एक पेड़ को बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ऐसा एक गड्ढा सा क्रिएट होगा, तो उस गड्ढे को यहाँ पे टर्म किया गया है एज अर्थ केव। तो तुम्हें उस अर्थ केव से उस पेड़ को जड़ से निकालना है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। अब अगर हम सही से देखेंगे तो एक ट्री की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होती है, उसके रूट्स में होती है। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स ही है जिसकी वजह से जो ट्री है वो स्ट्रांगली स्टैंड कर पाता है, फर्मली खड़ा रह पाता है। तो वो जो स्ट्रेंथ है, यानी कि वो जो रूट्स है, उनको एक्सपोज करना है। यानी कि अभी तक ये जो रूट्स थे ये जमीन के अंदर दबे हुए थे पता नहीं कितने सालों तक, लेकिन अब तुम लोग को इन्हीं रूट्स को एक्सपोज करना है। यानी कि जब पेड़ बाहर निकलेगा तो उसके रूट्स भी एक्सपोज होंगे, अब वो दे विल नो लॉन्गर स्टे इन द अर्थ, तो उन्हीं को तुम उन रूट्स को एक्सपोज करना है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। उस स्ट्रेंथ का जो सोर्स है जो कि थोड़ा गीला होता है, थोड़ा वाइट होता है, उसको तुम्हें बाहर निकालना है, उसको तुम्हें एक्सपोज करना है। भले ही वो जो रूट्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है अगर देखा जाए एक प्लांट का, क्यों? क्योंकि वो उसको स्टैंड करने में मदद करता है, लेकिन वही रूट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं एक ट्री के। तो उन्हीं सेंसिटिव पार्ट्स को, उन्हीं सेंसिटिव रूट्स को तुम्हें एक्सपोज करना है। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done। और उसके बाद जब तुमने इस पूरे पेड़ को उखाड़ के बाहर फेंका, इसके रूट्स को एक्सपोज किया, उसके बाद क्या होगा, इस पेड़ के निकलने के बाद धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि ये ब्राउन हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जब हमने एक पेड़ को बाहर निकाला तो धीरे धीरे उसका जो मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाएगा और ये हार्ड होता जाएगा। धीरे धीरे जब मॉइस्चर निकला तो ये जो पेड़ है वो थोड़ा ट्विस्ट होने लगेगा, विदर होने लगेगा, यानी कि डिके होने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। और जब ये सब हमने किया उस टाइम पे हमने एक पेड़ को मार दिया है एंड देन इट इज डन। तो ये पॉइंट थी, लेकिन इसमें ये पॉइंट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम सबको पता है कि प्लांट्स को हमें काटना नहीं चाहिए, उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, वो हमारे लिए इतने यूजफुल है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ने इसीलिए एक अलग वे ऑफ राइटिंग यूज किया है, उसमें sarcasm का यूज किया है, हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि हम लोग कितना गलत कर रहे हैं इन पेड़ों को काट के, इन पेड़ों को मार के, और ये हमारे लिए कितने ज़्यादा यूजफुल है। So thank you for your keen listening. Hope you understand.